नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंबेडकर का भारत के संविधान के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान था और आज के दिन जिस मुद्दे पर हम अपना लेक्चर फोकस करना चाहते हैं उस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। सुबह से मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, इस वजह से दिन में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। शाम को लाइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू है, इस वजह से आप परछाई वगैरह थोड़ा आ रही है, लेकिन फिर भी आज के दिन सबसे मुफीद वक्त होगा इस बात पर अपना वीडियो बनाने का या अपनी बात कहने का। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी बुक या किसी भी मूवी या किसी भी कहानी या किसी भी साहित्य को या किसी भी पुस्तक का एक सेंट्रल थीम होती है। जब भी कोई बुक लिखी जाती है, कोई कहानी बताई जाती है, कोई नॉवेल सुनाया जाता है, कोई मूवी चलाई जाती है, तो उसका एक केंद्रीय जो है कथानक होता है, एक सेंट्रल थीम होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे रामायण है हमारी, तो रामायण का जो सबसे पहला वर्जन था वो आदि वाल्मीकि ने लिखी थी, अर्थात आदि कवि वाल्मीकि ने लिखी थी और संस्कृत भाषा में लिखा था इन्होंने। उसके बाद से पूरी दुनिया में रामायण के हजारों वर्जन आते हैं। जैसे कि कभी तमिल भाषा में रामायण लिखी गई जिसे कि कंबन ने लिखा, कभी तेलुगु भाषा में गोना विद्या रेड्डी ने रामायण लिखा, कभी असमिया में, कभी उड़िया में, कभी उर्दू में चकबस्त ने उर्दू रामायण लिखा। इसी तरह से अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। दुनिया में इस सबके अतिरिक्त हजारों हजार वर्जन की रामायण है। इंडोनेशिया जैसे देश में भी रामायण बहुत चाव से सुनी पढ़ी जाती है और रामलीलाएं खेली जाती है। लेकिन पूरी दुनिया की रामायण का सेंट्रल थीम एक ही है कि हर एक रामायण में राम नैतिकता, धर्म और मर्यादा के प्रतीक है, जबकि रावण अधर्म, अनैतिकता और मर्यादा के हनन का प्रतीक है। सब में राम की पत्नी का हरण रावण करके लेके गया है और इसे अनैतिक कृत्य दर्शाने का प्रयास किया गया। हर एक रामायण की कहानी ऐसी है। मतलब सेंट्रल थीम यही है कि राम नैतिक व्यक्ति है, राम अच्छे व्यक्ति है और रावण अधर्मी है, पापी है, निराधम है। किसी भी रामायण में ऐसी चीज इस्तेमाल करने की कोशिश जरा भी नहीं हुई कि रावण जो है वो नैतिकता, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है और राम जो है वो अनैतिक है, या सीता का हरण धर्म की स्थापना के लिए किया गया। ऐसा बिल्कुल कोई रामायण दिखाना नहीं चाहता। कहानी में थोड़ा मोड़ा बदलाव है, थोड़ी मोड़ी मर्यादाओं को इधर उधर सेट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहानी का सेंट्रल आइडिया एक ही है कि राम जो धर्म और नैतिकता के प्रतीक है, उनकी भार्या, उनकी पत्नी को अधर्म और अनैतिकता का प्रतीक रावण हर के लेके। इसी तरह से दुनिया में अगर देखें तो महाभारत के जो भी वर्जन है सब में कौरवों को अधर्म, अनीति का प्रतीक दिखाया गया है और पांडवों को जो है धर्म का प्रतीक दिखाया गया। जब महाभारत का रज्मनामा नाम से अकबर ने अनुवाद कराया फारसी भाषा में, तो उसकी भी सेंट्रल थीम यही। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हर एक कहानी की एक सेंट्रल थीम होती है और उसी सेंट्रल थीम पर अक्सर काम होता है बाद के हर समय पर। लेकिन सोचिए अगर कोई व्यक्ति यह प्रयास करे कि वो किसी कहानी का पूरा स्लॉट ही बदल दे, जो बनी बनाई एक परसेप्शन है, बनी बनाई एक भावना है, उसको बदलने का प्रयास करे तो क्या होगा। जैसे कि कोई एक रामायण ऐसी लिखी जाए जिसमें राम को अनैतिकता और अधर्म का प्रतीक दर्शा दिया जाए और रावण को धर्म का प्रतीक दर्शा दिया जाए और सीता हरण को धार्मिक मर्यादा की स्थापना की वस्तु दिखाई जाए, तो शायद पूरा परसेप्शन बदला जाएगा। ये कहा जाएगा कि इस कहानी में सेंट्रल आइडिया को ही बदल दिया गया, अर्थात कहानी के कथानक की मूल भावना को ही बदल दिया गया। तो ये बात समझाने के लिए हमारा जो चैप्टर है संविधान का, उसको धार्मिकता से हम जोड़ना नहीं चाहते, बस हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी बात की सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय कथानक क्या होता है। परिवर्तन हर जगह आवश्यक है और परिवर्तन होना भी चाहिए। जैसे अगर हम हिंदुओं में देखें तो आपको पता होगा कि हिंदुओं का हर ग्रंथ अपने मूल भाव में नहीं है, वो बदला गया और समय समय पे लगातार बदला गया। परिवर्तन संसार का नियम है और ये होता रहता है समय के हिसाब से। जो आपके जमाने में हो रहा है वो आपके बेटों के जमाने में नहीं होगा।
और जो आपके बेटों के जमाने में होगा वो आपके प्रपोत्रों के जमाने में नहीं होगा, और जो आपके पिताजी के जमाने में था वो आपके जमाने में नहीं हो रहा है, जो आपके दादाजी के जमाने में था वो आपके पिताजी के जमाने में नहीं हुआ। परिवर्तन लगातार होता रहता है और इसी हिसाब से दुनिया में हर चीज बदलती है। साहित्य, नियम, कानून, धर्म, नैतिकता, मर्यादा सब कुछ बदल जाती है। हर चीज, नियम, कानून, नैतिकता, साहित्य, धर्म, सब चीज देश काल पर निर्भर करते हैं, अर्थात परिवर्तन आवश्यक है और होना चाहिए। इसी तरह से धार्मिक चीजों की भी बात है, धर्म भी इसी तरह से बदलता है और नियम भी इसी तरह से बदलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे माने तो जो भारत का महाभारत है, उसको जब वेद व्यास जी ने लिखा था तो उसमें मूल रूप से 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक, और उस समय उस ग्रंथ का नाम था जय संहिता। उस समय से महाभारत नहीं कहते थे, जय संहिता कहते थे। बाद में इसमें कुछ और श्लोक जोड़े गए और जब इसमें 10,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा जाने लगा। और अभी के लिए अगर देखा जाए तो इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसीलिए इसे महाभारत या ये कह सकते हैं सप्त सहस्त्र संहिता कहते हैं। इसी तरह से देखें तो वेदों में भी काफी कुछ परिवर्तन वर्तमान में जो वेद की पुस्तकें आती हैं उसमें नजर आते हैं। तुलसी की रामायण जो अकबर के समकाल में लिखी गई थी, उसमें आज जो रामचरितमानस है उस पर काफी परिवर्तन है। इवन भारत में बिकने वाली रामचरितमानस अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से काफी अंतरों के साथ बिकती है। गीता प्रेस जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में, नॉर्दर्न इंडिया में अपनी पुस्तकें रामचरितमानस बेचता है, उसकी कहानियों में, उसके कुछ चौपाइयों में अंतर दिखेगा। और जो नासिक से प्रकाशित होती रामायण है, जो कि आपको सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुणे और महाराष्ट्र के इलाके में बिकती हुई दिखेगी, उसमें काफी कुछ चौपाइयों में अंतर है। तो मतलब अंतर काफी दिखता दिखता है, परिवर्तन चीजों में होता है। दुनिया में एकमात्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, जो इस्लाम का ग्रंथ है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। कहा जाता है इसमें एक हर्फ भी नहीं बदला, एक नुक्ता भी नहीं बदला, और इसलिए कई लोग जो लिबरल लोग हैं वो इसकी आलोचना करते हैं कि अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो जो देश शरीयत पे जीते हैं वो उस युग में जीते हैं जिस युग में हजरत मोहम्मद साहब जिया करते थे। अर्थात समय के हिसाब से अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समाज रूढ़िवादी हो जाएगा और वो वहीं टिका रह जाएगा जहां पूर्वज टिके थे। इसीलिए शरीयत को लेकर कई देशों में आज भी विरोध है और कई लिबरल लोग शरीयत लागू करने की मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो आपको 7वीं सदी में ले जाता है, क्योंकि कुरान 7वीं सदी के हिसाब से लिखा गया ग्रंथ है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो आज भी व्यवस्था 7वीं सदी के मुताबिक चलेगी। तो ये तो सारी बातें हुई जिसको मैं थोड़ा सा समझाने के प्रोस्पेक्ट में आपको कह रहा था कि सेंट्रल आइडिया क्या होती है, परिवर्तन क्यों जरूरी है। अब आपको हम आते हैं अपनी मेन कहानी पर। ये केवल एग्जाम्पल थे, इसका हमारी जो लेक्चर है उसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, केवल हमें इतना समझाना था इन पूरी कहानियों से जो धार्मिक रूप से मैंने समझाई, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप इसे अटैच मत करिएगा। बस 2 बातें हमने इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि कहानी का एक सेंट्रल थीम होता है, दूसरा परिवर्तन आवश्यक चीज है और उसे समय समय पर किया जाना चाहिए। अब आते हैं अपनी मेन कहानी पर। भारत का संविधान जब बना तो संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और फिर यह संविधान फाइनली 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और तब से लेकर यह संविधान अब तक हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है। संविधान में समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान में सुधार या संशोधन का अधिकार भी संविधान निर्माताओं ने हमारी पार्लियामेंट को दे दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आने वाली पार्लियामेंट या संसद के लिए यह अधिकार दिया कि वो आने वाले समय के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक संविधान में परिवर्तन कर सकेंगे और इसीलिए संविधान के भाग 20 में
एक आर्टिकल जोड़ दिया गया और वो आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 368। संविधान के भाग 20 में केवल एक ही आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 368। इस आर्टिकल के द्वारा आप अमेंड कर सकते थे भारत का संविधान। अमेंडमेंट अगर आपको करना है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है, संविधान में कोई संशोधन सुधार करना है, तो आर्टिकल 368 के तहत होता। इसका प्रोसीजर जो है वो साउथ अफ्रीका से कॉपी किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 368 का प्रयोग करके हम पूरा संविधान बदल सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आप जरूरी सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा संविधान नहीं बदल सकते। दूसरी बात, क्या आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान का सेंट्रल आइडिया बदला जा सकता है? इस सवाल पर एक बहुत लंबी बहस है कि क्या आर्टिकल 368 भारत की पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो पूरे के पूरे संविधान की मेन थीम या सेंट्रल आइडिया को ही बदल डाले, या फिर एक लिमिटेड पावर देता है कि वो लिमिटेड परिवर्तन कर सके? इसको लेकर भारत के संविधान निर्माण के साथ ही अनेक विवाद आए और वो विवाद फाइनली एक मुकदमे पे आके खत्म हुआ और वो मुकदमा कहलाता है जिसे कि भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे लैंडमार्क डिसीजन कहा जाता है, और उस फैसले का नाम है केशवानंद भारती वाद। लिख देते हैं आपका नाम, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वाद। इसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया था। ये भारत के संसदीय या कह सकते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे चर्चित मामला है। ये इतना चर्चित मामला है कि इस केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बेंच गठित की गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की एक बेंच बैठी, जो कि आज तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच है, और 6:7 से यह डिसीजन दिया कि भारत की संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान में जो मनमर्जी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ही यहां पे सबसे खास बात है, वो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो कि भारत के संविधान की मूल भावना को परिवर्तित कर दे। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कहा गया कि संसद को संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दे। और यहां से एक नई बहस शुरू हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? क्या ऐसी चीज है जिसको बदलने के लिए ये लोग रोक लगा रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आने पे हम तुमको समझाएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और समय समय पर भारत का सुप्रीम कोर्ट ये बात बताने की कोशिश करता रहा कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे भारत का गैर सांप्रदायिक नेचर, सेकुलरिज्म भारत का जो है भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, या भारत के संविधान का मूल ढांचा है। अब समझते हैं कि मूल ढांचे पर जो विवाद है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि मूल ढांचा है क्या, और मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता तो फिर संसद के पास परिवर्तन की शक्तियां कितनी रह जाती। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा, फिर से चलना होगा हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जबकि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। कुछ ज्यादा काम नहीं हुई थी, चाय पानी हुआ था, कहा था हम संविधान बनाएंगे बस। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। दूसरी बैठक हुई, लेकिन तीसरी बैठक में बड़ा चर्चित काम हुआ और जो थर्ड सेशन था उसमें वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन से संविधान बनने की शुरुआत मानी जाती है। 13 दिसंबर 1946 वो दिन है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा। एक 8 आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया संविधान सभा के सामने। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था कि जो डेमोक्रेटिक इंडिया हम बनाने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसा होगा। उसमें कहा गया था कि अब भारत में राजशाही खत्म हो रही है, भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनने जा रहा है जिसमें सभी लोग बराबर होंगे बिसाइड्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और भारत को एक अखंड, अछूत, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये सारी बातें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास कर दिया और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मोटे मोटे तौर पर भारत की प्रियम्बल या प्रस्तावना बन के तैयार हुई। तो ये कह सकते हैं कि जो भारत के प्रियम्बल में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही भारत के संविधान की मूल भावनाएं या मूल ढांचा है। और मूल ढांचे में परिवर्तन भारत की संसद नहीं कर सकती, यह बात कहता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में यही बात सिद्ध करने की कोशिश की गई कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर समझे तो कुछ एक एग्जाम्पल से हम यहां पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर भारत की कोई सरकार जिसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी हो, दोनों के दोनों सदनों में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हो और वो चाहे कि भारत की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दे, भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या कर दे, खत्म कर दे, तो ये क्या कर सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की मूल भावना में डेमोक्रेटिक शब्द आया है। लिखा गया है कि बी द पीपुल, जो आपका प्रियम्बल है, कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतंत्र लोकतंत्र बनाने की, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा गया है? डेमोक्रेटिक लिखा गया है। इसलिए भारत की डेमोक्रेसी को कभी भी संसद कितनी भी बहुमत की हो किल नहीं कर सकती, उसे डेमोक्रेसी बनाए रखना होगा क्योंकि यह अधिकार भारत की संसद को नहीं मिला हुआ है। अगर मान लो कोई सरकार, जैसे कि अभी तुमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ये मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कुछ धार्मिक लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो बढ़िया हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसको दारुल इस्लाम बना दिया जाएगा, ठीक है, मुसलमानों का देश बना दिया जाए। जबकि भारत के संविधान में लिखा है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश। तो क्या कोई सरकार जिसके पास 2/3 से भी ज्यादा बहुमत है, क्या वो उसके पंथ निरपेक्ष स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है? जवाब है नहीं। ना तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, ना तो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जा सकता है, ना तो भारत को क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा सकता है, ना तो भारत को बुद्धिज्म स्टेट बनाया जा सकता है, ना तो भारत को नास्तिकों का स्टेट बनाया जा सकता है। कोई स्टेट नहीं बनाया जा सकता। भारत को सेकुलर स्टेट में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो संविधान की जो ये फैसला है 1973 का, उसको रद्द करने की जरूरत पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है 1973 का, यह संविधान की मूल भावना की रक्षा हर हाल में करेगा। तो भारत को इस तरह से किसी हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियन राष्ट्र में भी बदलना संभव नहीं है वर्तमान संवैधानिक ढांचे में। अगर कोई कहे, जैसे भारत के संविधान के प्रियम्बल में एक टर्म आता है ब्रदरहुड, बंधुत्व। अब अगर कोई सरकार आए बहुत मेजोरिटी से, थोड़ा हाइपर बोला लेकिन सोच लो, और वो कोई ऐसा कानून बनाना चाहे जिसे फसादी कानून कहते हैं कि लड़ाई हो मौज करेंगे हम,
जैसा हिटलर ने कभी किया कि इस देश में नाजियों को प्रोटेक्ट करेंगे, यहूदियों को मारेंगे, या किसी कम्युनिटी को सेकेंडरी नागरिक घोषित करने की कोशिश करे। भारत की कोई सरकार किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जाति को सेकेंडरी नागरिक घोषित करने की कोशिश करे, ब्रदरहुड को किल करने का कानून बनाने की कोशिश करे, तो क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि यहां पर भी यही मामला आएगा कि जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ब्रदरहुड भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप ब्रदरहुड को किल करने वाला कोई कानून नहीं बना सकते। तो ना तो नॉन डेमोक्रेटिक कानून बना सकते हैं, ना तो नॉन सेकुलर कानून बना सकते हैं, ना तो ब्रदरहुड को किल करने वाला कानून बना सकते हैं। इसी तरह से भारत के संविधान का एक स्ट्रक्चर है सोशलिज्म, समाजवादी। आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो सोशलिज्म को किल करे। भारत की सरकार ये नहीं कह सकती कि हम राजाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, राजतंत्र लेके आएंगे फिर से और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना के सिर्फ भारत में 10-15 कैपिटलिस्ट रहेंगे, बाकी सारे जनता कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, ऐसा कानून लाना चाहते हैं तो ये भी नहीं ला सकते, क्योंकि भारत के संविधान का जो ओरिएंटेशन है, जो मूल भावना है, वो है सोशलिस्ट। तो ऐसे कोई कानून लाया नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर भारत के संविधान, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके रहते ये सब चीजें नहीं की जा सकती, तो क्यों ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा के डस्टबिन में फेंक दें और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। भारत में जब संविधान बना तब भी इस संविधान को लेकर बहुत सारे सवाल अलग अलग जगह से उठे थे। उस समय की एक बड़ी पार्टी हिंदू महासभा ने इस संविधान पर अपना विश्वास जताने में असमर्थता व्यक्त करी थी। उसके एक बड़े नेता विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए विवश नहीं, हम मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। तो हिंदू महासभा का क्लियर कट ओरिएंटेशन था, क्लियर कट बात थी कि वो इस संविधान को नहीं मानते। आरएसएस का नजरिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजरिया भी शुरुआत में भारतीय संविधान को लेकर यही था, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे और संविधान जो है वो सेकुलर स्टेट की बात कर रहा था, इसलिए संविधान से उनकी नाराजगी थी। और दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स करने वाले लोग समय समय पर इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि भारत के संविधान में एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है, जबकि इंदिरा गांधी भी यही बात करना चाहती थी। 1973 का जब फैसला आया जिसने कि केशवानंद भारती केस में ये बात फिक्स कर दी कि कोई भी सरकार, भले वो कितनी बहुमत की हो, वो संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी ने 1975 के इमरजेंसी के दौरान इसे बदलने की कोशिश की और पानी की थाह लेने की कोशिश की। यह फैसला जिस जज ने सुनाया था उनका नाम था एसएम सीकरी, उस भारत के चीफ जस्टिस थे। 24 अप्रैल को उन्होंने यह फैसला सुनाया 1973 में और 25 अप्रैल को रिटायर हो गए। जस्टिस सीकरी के रिटायरमेंट के बाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब रूलिंग गवर्नमेंट अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार ने सीनियरिटी को ध्यान में न रखते हुए 3 जजों के बाद चौथे नंबर पे नंबर आने वाले जस्टिस अजीत नाथ रे को भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। 3 जजों की सीनियरिटी को अवॉइड कर दिया, क्योंकि जस्टिस एएन रे इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे और उनके मुताबिक काम करने को तैयार थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने एएन रे को भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। और जस्टिस एएन रे ने 1975 में फिर से कोशिश की कि वो एक बेंच बैठाएं और 13 जजों की बेंच बैठी थी और ये चेक करने की कोशिश करी गई कि क्या केशवानंद भारती केस में जो फैसला हुआ है संविधान के मूल ढांचे को, क्या उसे बदल दिया जाना चाहिए, जिससे कि सरकार को मौका मिल जाए कि वो संविधान में जितना मन करे उतना परिवर्तन कर ले, मूल ढांचा भी चाहे तो बदल ले। लेकिन चूंकि 1973 के बाद में सरकार के विपक्ष में जो वकील खड़े हुए थे उनका नाम था नानी पालकीवाला। 1975 में वो फिर से कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें दी
कि आखिरकार जस्टिस AM रे को यह बेंच जो है वो विघटित करनी पड़ी और 1973 का फैसला ही मानना पड़ा कि 1973 का वो फैसला लागू रहेगा कि संविधान के मूल ढांचे में सरकार या संसद कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर पाएगी जिससे कि मूल ढांचा ही उसका डिस्ट्रॉय हो जाए। AN पालकीवाला ने 1973 के इस फैसले में 32 दिन लगातार बहस की थी सुप्रीम कोर्ट में और 13 जजों की बेंच ने लगातार इस पर सुनवाई की थी। 32 दिन तो अकेले नानी पालकीवाला ने अपनी बहस रखी थी। भारत के संसदीय इतिहास का एक लैंडमार्क डिसीजन था। हर ताकतवर सरकार चाहती है कि वो पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से घुमा दे। इसीलिए इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी के दौरान ऐसा कुछ करने की कोशिश की और अपने मन मुफीद जज बैठाकर, जस्टिस अजित नाथ रे को बैठाकर एक कोशिश की कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर वाले फैसले को बदल दे, लेकिन वो उनके लिए संभव नहीं हो पाया और फिर इंदिरा गांधी को लिमिटेड चेंज करने की इजाजत मिली। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कुछ परिवर्तन जरूर कर डाले बड़े भारी। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटी वैसे ही जनता पार्टी की सरकार ने और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार वो सारे फैसले पलट दिए जो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किए थे और जो कि असंवैधानिक थे। जो संवैधानिक थे उसको रहने दिया, ऐसा नहीं कि सारा कुछ पलट दिया। जैसे कि अब भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई वो रहने दिया गया। जैसे कि भारत के संविधान में कुछ चीजें राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाली गई थी वो रहने दिया गया। लेकिन बहुत सारे फैसले जो असंवैधानिक तौर पर कर दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन में इमरजेंसी की पावर का यूज करके उसको पलट दिया गया। और इस तरह से एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या कोई सरकार कभी भी संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है हां। कोई भी सरकार इस व्यवस्था में तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती कि वो संविधान की बेसिक आइडिया या बेसिक थीम या सेंट्रल थीम को बदल दे। अब बहस शुरू होती है 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो भारत का संसदीय लोकतंत्र है वो अपनी सफलता सिद्ध करने में विफल रहा, अर्थात जितनी उससे उम्मीद की गई थी वो उतना सफल नहीं हो पाया है। इसमें एक ड्रास्टिक परिवर्तन की जरूरत है। संसदीय लोकतंत्र और लोकतंत्र भारत के संविधान की मूल ढांचा की बात थी। यह बयान आया और गया, ज्यादा इसको बहुत सीरियस नहीं लिया गया। साल 2000 में इस बयान को क्लैरिफाई करते हुए इसी पार्टी के दूसरे नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारत के संविधान में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी संविधान की मूल भावना को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अर्थात वो वही बात कह रहे थे जो कि इस फैसले में कही गई थी कि ठीक है, परिवर्तन जरूरी है लेकिन मूल भावना से छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। फिर बहुत सारा वक्त बीत गया, 10 साल यूपीए की सरकार रही और फिर से यह बहस नए सिरे से शुरू हुई। अब नए सिरे से शुरू हुई साल 2016 में, जब 2016 में एन गोविंदाचार्य नाम के एक बीजेपी के बड़े नेता ने इस बहस को फिर से शुरू किया। गोविंदाचार्य, एन गोविंदाचार्य, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता है और इसे बदला जाना चाहिए। अर्थात वो कह रहे थे कि संविधान में जो भावनाएं हैं वो भारत के लोगों की भावनाओं से मिलती नहीं है, इसलिए इसको बदला जाना चाहिए। उसके बाद अभी पिछले साल बीजेपी सरकार में मंत्री और बेंगलोर से सांसद रहे अनंत हेगड़े ने भी बयान दिया कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है और इसे बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन विवेक देबराय ने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में
एक रिसर्च से पता चला है जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी ने कराया था, उसके स्कूल ऑफ लॉ ने करवाया था। उसने कहा कि दुनिया भर में किसी भी संविधान की उम्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 साल होती है, 16-17 साल होती है। और भारत का संविधान तो इतना पुराना हो गया, तो इसे हटाकर एक नया संविधान लागू करने की जरूरत है। इसको उठाकर डस्टबिन में डाल दें और एक नया संविधान लागू करें, ऐसी कुछ बात वो कह रहे थे। डस्टबिन शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस संविधान को हटा देने की जरूरत है और एक नया संविधान लागू कर देने की जरूरत है, क्योंकि इस संविधान में ऐसी परिवर्तन नहीं किए जा सकते जो इसकी मूल भावना को बदले। इसलिए इसे हटा देना चाहिए और एक नया संविधान लागू कर देना चाहिए जो भारत की लोगों की जनभावना के अनुरूप हो। और फिर एक बहस शुरू हुई कि क्यों ये सरकार इस संविधान को हटा देना चाहती है, इसकी जगह पर नया संविधान लाना चाहती है। अभी मैं आज ही देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह का बयान है। एक गांव में वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें 2/3 सीटें लाने की जरूरत है, आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, जिससे कि हम संविधान को पूरी तरह बदल सकें। अगर आप इतना करके दिखाते हैं तो हम संविधान बदलने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। इससे पूरे भारत में एक बहस खड़ी हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की करंट सरकार संविधान को बदल सकती है। सवाल 2 है, क्या भारत की सरकार अगर 2/3 बहुमत से जीतती है 2024 का इलेक्शन, तो क्या वर्तमान संविधान में ऐसा परिवर्तन कर सकती है कि जिससे कि उसकी मूल भावना बदल दी जाए? इसका जवाब तो क्लियर कट ना है, क्योंकि 1973 का फैसला कहता है कि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके जवाब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई भारत की राज्यसभा में खड़े होकर भी बोलते हैं कि भारत के संविधान की मूल भावना वाले सिद्धांत पर बहस की जरूरत है। अर्थात 1973 के फैसले पर एक डिबेट होनी चाहिए कि क्या यह फैसला सही है या गलत, क्योंकि हर केस में वर्तमान संवैधानिक ढांचे के तहत अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना है, मूल भावना बदलनी है, तो सबसे बड़ा रोड़ा है केशवानंद भारती केस। और अगर केशवानंद भारती केस से नहीं बचा जा सकता तो क्यों ना वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो इस संविधान को ही हटाकर नया संविधान लागू कर दिया जाए, तब तो ये सारी समस्याएं हट जाएगी। और इसके लिए जो उनके समर्थक हैं वो कई तर्क देते हैं और कहते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पे समय समय पर संविधान जो है वो बदले गए और बदले जाते रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अब तक 3 बार संविधान बदला जा चुका है, जॉर्डन में 2 बार, इंडोनेशिया में 4 बार, नॉर्थ कोरिया उत्तरी कोरिया में 2 बार, श्रीलंका में 2 बार, वियतनाम में 3 बार और म्यांमार में 4 बार संविधान हटाकर नया संविधान लाया गया है। अर्थात पाकिस्तान में ऐसा 3 बार हुआ है जब पुराना संविधान पूरी तरह से हटा दिया गया और नया संविधान लागू कर दिया गया। इसी तरह से जॉर्डन में ऐसा 2 बार हुआ है कि पुराना संविधान हटा दिया गया और नया संविधान लागू किया गया। ऐसे अन्य देशों में, म्यांमार में तो ऐसा 4 बार हो चुका है कि पुराने संविधान को पूरी तरह से हटा दिया गया और एकदम नया संविधान लागू कर दिया गया। तो क्यों ना भारत में 1950 में लागू ये संविधान पूरी तरह से हटा दें और एक नया संविधान लिख के लागू कर दिया जाए। तो सवाल यह है कि क्यों ना नया संविधान लाया जाए। इसके लिए भी हमें समझना होगा कि क्या भारत की संसद के पास ऐसी पावर है? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि संविधान सभा कहती है कि संविधान सभा के पास ही ये पावर है कि वो संविधान बनाए। बाकी भारत की संसद केवल इसमें सुधार कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, कोई नया संविधान ड्राफ्ट नहीं कर सकती भारत की संसद। अर्थात पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि वो कोई नया संविधान बना के लागू कर दे। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि जो कवायद की जा रही है कि हम एक नया संविधान ले आएंगे और पुराना संविधान ही हटा देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि संविधान सभा में यह बात एकदम क्लियर थी कि इसी संविधान को जरूरत के मुताबिक अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल भावना को छेड़े बगैर। लेकिन कोई भी नया संविधान बनाने की कवायद भारत की पार्लियामेंट नहीं कर सकती। यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था, जो कि 26 जनवरी 1950 को ही भंग हो गई। तो
क्या नया संविधान भारत में लागू ही नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल भी संभव नहीं। तो बड़ा सवाल यह है कि जो लोग ये सपना देख रहे थे या जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हम अपने मन मुताबिक संविधान लागू कर लेंगे, उनके साथ क्या होगा? उनके पास विकल्प क्या है? अब मेरे को तो सारे पक्ष क्लियर करने हैं, मुझे क्या करना, वो कोई कुछ भी करे। तो मेरी समझ से अगर उनको ऐसा करना है तो उसके लिए एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है। इसीलिए वो 2/3 बहुमत की मांग कर रहे हैं। अगर भारत की 90% तक की जनता इस पक्ष में हो जाए कि हां, पुराना संविधान हटाने की जरूरत है और वर्तमान का सारा ढांचा ही डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है, जैसे कि क्रांतियों में होता है। क्योंकि पहले मनुस्मृति थी, फिर अंग्रेजों का शासन आया, मुगलों का शासन आया, उसको हमने हटाया और पूरी व्यवस्था ही डिस्ट्रॉय हो गई और नई व्यवस्था आई। ये बड़ी बात है खतरनाक, रिस्की भी है, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति करनी पड़ेगी और उस क्रांति में बहुतायत जनता का समर्थन होना पड़ेगा। अगर किसी देश की कोई रूलिंग पार्टी 90%, 99% बहुमत के साथ आए और सारी जनता उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि वो जो कहेगी, वो दिन को कहेगी, रात तो रात कहेंगे, तो वो कोई भी संवैधानिक परिवर्तन कर सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर बदल सकती है। इवन अगर कोई पार्टी 99% जनता के बहुमत के साथ जीत के आए और कहे इंडिया विल बी ऑटोक्रेसी, और उसका नेता खड़े होकर मंच पे कहे और जनता तालियां पीटे और 1,00,000-1.5 लाख लोग मारने भी पड़े, तब भी उसके पास राइट आएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पब्लिक की राइट देती है। अगर बहुत बड़ी संख्या में, मोस्ट मेजॉरिटी संख्या में जनता इस तरह से किसी नेता के प्रति दीवानी हो जाए तो इसका परिणाम ऑटोक्रेटिक होता है और इसका अच्छा परिणाम भी हो सकता है, इसका परिणाम विभत्स भी हो सकता है। तो संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड लेवल क्रांति करनी होगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय करना होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था डिस्ट्रॉय करनी होगी और पूरा का पूरा संविधान डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद आप संविधान में जो चाहे वो परिवर्तन कर दें, नया संविधान लागू करें, मनुस्मृति लागू करें, शरीयत लागू करें, बाइबल लागू करें, जो मन करे लागू करें, लेकिन पहले पब्लिक का समर्थन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना बहुसंख्यक समर्थन के, आशातीत समर्थन के आप इसको लागू नहीं कर पाएंगे ग्राउंड पे। तो संभव है, ऐसा मैं नहीं कहता कि संभव नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि इसे डिस्ट्रॉय करना इतना सहज नहीं। और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे तो आपको ये केशवानंद भारती केस हर समय रोकेगा। तो इसीलिए शायद ये कवायद है कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत लाया जाए और फिर परिवर्तन किया जाए। अब कई लोगों को भय इस बात का है कि अगर बीजेपी ऐसा करती तो बुरा करेगी। जरूरी नहीं है, नए संविधान से कुछ अच्छे काम भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। जैसे बुरे क्या हो सकते हैं, एक बात समझते हैं। अगर मान लो बीजेपी को भारत में 99% वोट मिले और फिर वो वर्तमान संविधान को ही किल कर दे और किल करके एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेबल करे और फिर एक नया संविधान लिखे, उस नए संविधान से वो कुछ काम कर सकती है। जैसे कि पहले समझते हैं अच्छा काम क्या कर सकती है। अच्छा काम वो कर सकती है कि वो सोशलिज्म को और बढ़ा दे, भारत की पूरी जनसंख्या को और पूरी जमीन को, पहले वो उसका हिसाब किताब लगाए और पूरी जमीन को जनसंख्या के अनुपात में बांट दे। इस तरह से पूरी जमीन अगर जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाएगी तो सभी लोगों को बराबर जमीन मिल जाएगी, मतलब बराबर से हर चीज मिल जाएगा, बराबर ही ले आएगी, जो कि अभी के स्ट्रक्चर में तो नहीं हुआ है। सोशलिज्म मॉडल आया जरूर है, लेकिन अभी सभी का स्टेटस बराबर नहीं हुआ है। दूसरी बात यह भी कर सकती है भारत की सरकार की सारी चीज को गवर्नमेंटाइज कर दे, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दे नए संविधान से और कहे कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, एवरीथिंग इज नेशनलाइज्ड और हर एक चीज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। ये भी अच्छे काम कर सकती है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी,
इन सबकी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी होगी और सरकार सारे चीजें देखेगी। सारे स्कूल गवर्नमेंटेड होंगे, सरकार देखेगी। सारे बैंक गवर्नमेंटेड होंगे, सरकार देखेगी। सारी कंपनियां गवर्नमेंटेड होंगी, सरकार देखेगी। सारा कुछ सरकारी होगा और इसे नेशनलाइज कर देंगे। कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि नया संविधान इसकी इजाजत देता है। ऐसा म्यांमार में हुआ, अभी राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने, जब नया संविधान लागू किया सब कुछ राष्ट्रीयकृत कर दिया उन्होंने। तीसरा ये भी कर सकती है कि सारी वेल्थ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। पूरे देश का सारा पैसा जो लोगों के पास है उसको गवर्नमेंट कलेक्ट कराए, बैंकों में रखा पैसा और सभी लोगों के खाते में इक्वली डाल दे। इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं। राम राज्य लाया जा सकता है संविधान बदल के, जो कि पुराना संविधान नहीं कर पाए। ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जो कि बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें की जा सकती है जो कि खतरनाक हो सकती है। जैसे एक धार्मिक स्टेटस स्थापित कर दे, धार्मिक राज्य है, ये बुरा काम है, ये सही काम। धार्मिक राज्य का मतलब एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अब हिंदू राष्ट्र बनाने से मुसलमानों को नुकसान होगा क्योंकि उनको सेकेंडरी नागरिक में बना दिया जाएगा। सिखों को नुकसान होगा, ईसाइयों को नुकसान होगा, बौद्धों को, जैनों को उनका वोटिंग राइट भी छीना जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी नागरिक हो जाएंगे। एक धार्मिक स्टेट में जो धर्म प्रियोरिटी में होता है उसी की बहुतायकता होती है और उसी का प्रभाव होता है। बाकी नागरिक अपने अधिकार मांग भी नहीं सकता, क्योंकि एक धार्मिक राष्ट्र में क्यों रहने आए हो? ओ कौन तू? पाकिस्तान में कोई हिंदू ये कहे कि मुझे मुसलमान के बराबर हक दो, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अगर सऊदी अरब में कोई हिंदू, सिख, ईसाई या जैन ये जाके कहता है कि मुझे मुसलमानों के बराबर राइट चाहिए, तो ये वहां गलत ही क्यों चाहिए वहां पे? जब उसने घोषित तौर पे कह दिया है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहां पर आप जाके कैसे ये मांग कर सकते हैं? उनका संविधान ये नहीं मांगता कि तुमको वो बराबर राइट देगा। पाकिस्तान में क्या एक भी प्रधानमंत्री हुआ है कभी गैर मुस्लिम? क्या सऊदी अरब में एक भी राजा हुआ है कभी गैर मुस्लिम? कैसे होगा? उनका संविधान ही कहता है कि वो एक रिलीजियस स्टेट है और उसमें उसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को आगे बढ़ने की छूट है। बाकी सारे नागरिक सेकेंडरी हैं, बाकी सारे धर्म के लोग सेकेंडरी हैं। इसी तरह से अगर भारत में धार्मिक राज्य बनाया गया तो जिस धर्म के लोग उसको बनाएंगे, भले हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, क्योंकि हर एक धर्म वाले अपना डंका बजा रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई कह रहा है हमको दारुल इस्लाम चाहिए, तो जो बनाएगा उसी का धर्म प्रधान हो जाएगा, बाकी सब सेकेंडरी हो जाएंगे। तो ऐसा भी डिस्ट्रक्टिव चेंज किया जा सकता है भारत के नए संविधान को लागू करके। दूसरा ये कह सकता है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत एक समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट कंट्री होगा, ये इसका मूल ढांचा है। लेकिन नया संविधान में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी देश होगा। जैसे बीजेपी एक दक्षिणपंथी पार्टी है और दक्षिणपंथी पार्टी सदैव पूंजीवादी होती है, तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो बढ़ने का मौका मिलेगा, आम जनता के हाथ में कटोरा मिल सकता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था को भी लागू करा जा सकता है नए संविधान में और भारत का जो सोशलिस्ट मॉडल है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है। तीसरी बात कि नए संविधान में डेमोक्रेसी किल कर दी जाए। कहते हैं डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है? नया जो भी ये नया संविधान लागू करे, जो भी व्यक्ति, मान लो मैं उस समय का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने अगर मैं प्राइम मिनिस्टर रहते रहते मेरा मन भर गया, अब मैं राजा बनूंगा और मैं नया संविधान, और पूरा भारत मेरे पे मर मिटा जा रहा है, नहा लोट हुआ जा रहा है, 99% लोग कह रहे हैं कि मेरा राजा तो रमन भैया ही होंगे, तो मैंने कह दिया ठीक है, अब सदैव के लिए मेरा खानदान ही राजा होगा, अब डेमोक्रेसी नहीं चलेगी इस देश में, अब रमन डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। तो रमन डायनेस्टी काम करना शुरू करती है, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली भी लागू कर सकती है। अगर नया संविधान लागू हो रहा है तो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मेरे को लगता है कि अगर कोई चेंज प्रपोज्ड है जो सरकार के बयानों से लगता है, तो उनको क्लियर करना चाहिए कि वो किन किन बातों पे चेंज करना चाहते हैं और लोगों को भी इतना ज्यादा विरोधी भाव में नहीं होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि वो चेंज करे तो बुरा ही करे, हो सकता है वो अच्छा चेंज करना चाह रहे हो सकता
सकता है वो आपको घर बैठे 15, 20, 25, 30 लाख रुपए बंटवाना चाहते हो, जो कि वर्तमान संविधान के दायरे में नहीं हो पा रहा। हो सकता है वो इक्वल सब चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो कि पूरा प्राइवेट सेक्टर खत्म करके सबको बराबर से बांट दे, शिक्षा फ्री कर दे, स्वास्थ्य फ्री कर दे, खाना फ्री कर दे, रहना फ्री कर दे। ये सब चीजें कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि नया संविधान बुरा ही हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं है कि नया संविधान अच्छा ही हो। अब ये तो नेता की नीयत पे डिपेंड करता है कि वो पूरा संविधान किस नीयत से बदल रहा है। क्या सब कुछ अपने फायदे के लिए बदलने के लिए बदल रहा है, या सब कुछ जनता के फायदे के बदले बदलने के लिए बदल रहा है? यह सवाल बड़ा खास है। अब कई लोग कहते हैं कि जिन देशों का उदाहरण दिया गया, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो उत्तर कोरिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो वियतनाम, ये ऐसे देश जो आमतौर पर अनस्टेबल है, इकोनॉमी की हालत में खराब है और इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन दुनिया में जो अच्छे देश हैं उन्होंने अभी तक अपने संविधान नहीं बदले। सबसे पहला उदाहरण है अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान 1787 में लागू हुआ था और 1787 से लेकर आज तक वो संविधान जो का त्यों ही लागू है। उसमें केवल 27 बार परिवर्तन हुए, बस 27 बार परिवर्तन हुए। मूल ढांचा वहां भी नहीं बदला है, केवल अमेंड हुआ है 27 टाइम्स। जबकि भारत का संविधान 1950 से लागू हुआ और इसमें जो है 106 से ज्यादा परिवर्तन हो चुके। तो अमेरिका जैसे स्टेबल देश एक बहुत पुराने समय से एक संविधान के साथ मिनिमम परिवर्तनों के साथ चल रहा है, तो क्या भारत जैसा देश इतने सारे परिवर्तनों के बावजूद भी यह आवश्यकता महसूस करता है कि उसे पूरा का पूरा संविधान हटा के नया संविधान लागू कर देना चाहिए? जापान जैसा देश जब से वो संवैधानिक देश बना तब से उसने अपने संविधान में जरा भी परिवर्तन नहीं किया है। उत्तर कोरिया ने जहां अपना संविधान बदला है, वहीं दक्षिण कोरिया ने 1949 से अपना संविधान बदला ही नहीं। सेम संविधान है, कुछ भी अमेंड नहीं हुआ है वहां पे। जापान और दक्षिण कोरिया में तो अमेंडमेंट भी नहीं हुआ संविधान, सेम टू सेम डिक्टो वही लागू है जो उस समय था। जर्मनी में भी यही हालत। तो जहां तक स्टेबल कंट्रीज को देखें तो वहां पे संवैधानिक सुधार भी बहुत कम हुए हैं, संविधान बदलने की बात ही दूर है। और जो कंट्री डिस्टेबल है वहां पे तो संविधान तक बदल दिए गए, सुधार तो बहुत दूर की बात है। तो क्या संविधान बदलने की कवायद जरूरी है या नहीं? इस डिस्कशन को मैंने अपने स्तर से जो मेरी समझ में आया वो मैंने बताया। अब आप इस पे अपने विचार लिखिए, अपने कमेंट लिखिए और हमें भेजिए कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे। मेरी नजर में दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति किस नियत से यह परिवर्तन कराना चाहते हैं। यह डिपेंड करेगा उस व्यक्ति और उस सरकार की नियति से और उस जनता की नियति से। फिर भी इतनी बात जरूर कहूंगा कि सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन परिवर्तन सदैव जनता को भुगतना पड़ता है। अगर परिवर्तन अच्छा हुआ तो अच्छा, लेकिन परिवर्तन बुरा हुआ तो जनता वो भुगतेगी जो शायद सोचना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।